अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 थर्मो रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस पे आज हम बात करेंगे और इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर कवर कर जाएंगे। एक ही लेक्चर में बात करेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ से आपके पास फेडरल बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन बनते होते हैं। पिछले साल इसने एमडी कैड में भी एक चैप्टर उठा के दे दिया था होम्योस्टेसिस वाला, फिर वहाँ से उसने एमसीक्यूज बनाए हैं। लास्ट में वो एमसीक्यूज भी बताऊँगा जो भी पिछले साल आपके पास आए हुए थे इन्हीं चैप्टर में से। बेसिकली यहाँ पे हम थर्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन पे बात करेंगे और यहाँ से आने वाले सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अब होम्योस्टेसिस बेसिकली है क्या? होम्योस्टेसिस हमारे पास डेफिनेशन अगर सबसे पहले देखें ना, उस एबिलिटी को बोलते हैं। उस एबिलिटी को बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमारे पास टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, कि अपना इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल रखे। कौन सा इंटरनल इन्वायरमेंट? जैसा कि टेम्परेचर, पीएच और वाटर बैलेंस। इन तीन चीज़ों को बेसिकली वो क्या कर रही हो, ज़्यादातर हम इसी को डिस्कस करते हैं। वैसे इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे पास गैसियस भी आ रहा है, वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी आ रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इनको डिस्कस कर रहे होते हैं। अब इंटरनल इन्वायरमेंट टेम्परेचर, पीएच, वाटर बैलेंस इसको मेंटेन रखे डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जैसा भी चेंज आए, इंटरनल में चेंज ना आए, अगर वो अपने आप को ऐसे मेंटेन रख ले। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इस एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस बोल रहे होते हैं। अब होम्योस्टेसिस हमारे पास 3 टाइप्स की है बेसिकली में। उसमें हमारे पास थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा रहा होता है, वो हमारे पास कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। होम्योस्टेसिस की ही टाइप है। फिर ऑस्मो रेगुलेशन आ गई। ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर एंड साल्ट का बैलेंस रखना हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है। लास्ट में हमारे पास एक्सक्रीशन है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, उसका जो वेस्ट बनता है उसका रिमूवल भी हमारे पास क्या आ रहा होता है, एक्सक्रीशन जिसे कहते हैं, वो भी होम्योस्टेसिस है। आपने यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन सारा होम्योस्टेसिस की ही टाइप थी, एक्सक्रीशन उसी पे सारा पढ़ा आपने, ठीक है। अब थर्मो रेगुलेशन क्या है? थर्मो रेगुलेशन अगर हम देखें इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज। थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी टेम्परेचर एक नॉर्मल रेंज पे रखता है डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसा चेंज हो, अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, अब हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है, ठीक है, हमारी बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए 37 है। अब बाहर कभी सर्दी आ रही है, अब सर्दी आ रही है या गर्मी आ रही है, तो हमारा 37 से चेंज नहीं होता, हमारा 37 ही रहता है। अब गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों में क्या है, स्वेटिंग होने लग जाएगी, पसीना आने लग जाता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होकर दोबारा 37 पे आ, ठीक है। सर्दियाँ आएंगी, बॉडी टेम्परेचर गिर रहा होगा तो शिवरिंग इंसान कांपना स्टार्ट हो जाता है, कांपने से हीट बन जाती है, वो दोबारा उठा के ऊपर ले जाती है आपका टेम्परेचर। अब यहाँ पे आपकी बॉडी में हर वक्त ही थर्मो रेगुलेशन हो रही है। अगर ह्यूमन बॉडी में मेल की बात की जाए ना, मेल में जो टेस्टिकल्स हैं, अब यहाँ पे कैसे होम्योस्टेसिस हो रही है? अब टेस्टिकल्स का जो बॉडी टेम्परेचर है, गोनैड्स का जो बॉडी टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, वो 35 सेल्सियस है। लेकिन बॉडी का क्या है? बॉडी का होता है 37 नॉर्मल। अब गर्मियों में वैसे भी गर्मी है, बॉडी हीट भी बना रही है, तो ये क्या होता है, ये बॉडी से अवे मूव कर जाते हैं, बॉडी से थोड़ा दूर हो जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि इन्हें इतनी ज़्यादा हीट नहीं चाहिए। सर्दियों में क्या होता है, अगर बॉडी से दूर होंगे, बाहर ठंड आने लगेगी तो बॉडी के करीब होकर बॉडी से हीट ले लेती हैं। टेस्टिकल्स भी क्या है हमारे पास, ये होम्योस्टेसिस शो कर रही होती हैं, थर्मो रेगुलेशन शो कर रहे हैं, ठीक। अब हीट ये बनती कहाँ से है? हीट इज प्रोड्यूस इनसाइड बॉडी एज बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे कि आप बात करो ना कि ग्लूकोज से माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी निकालने हैं, आपकी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एटीपी बनाया जा रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रही है, तो उस टाइम क्या होगा हमारे पास, उस टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगी? हीट बन जाएगी। ये एज अ बाय प्रोडक्ट है, समझ लो मुफ्ते में मिली है। आपका मेन यहाँ पे फोकस था एटीपी बनाना, लेकिन मुफ्ते में आपको हीट मिल जाएगी, ठीक हो गया। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन मेटाबॉलिक रेट। जितना ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट है उतनी ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगी। गर्मियाँ भागो ना ज़रा, भागोगी, आपको एटीपी ज़्यादा चाहिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा होंगे, एटीपी ज़्यादा बनेंगे, एटीपी ज़्यादा बनेंगे, साथ में हीट भी ज़्यादा बनेगी, आपको पसीना आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है, जितनी ज़्यादा आपको जो है, जितना ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट है उतनी ज़्यादा ही आपकी क्या होगी, हीट प्रोडक्शन होगी। अब यहाँ से पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता होता है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। यहाँ पे आप इन्होंने क्लासिफिकेशन करके बताई भी है। पहली बहुत ध्यान रखना है कि आपने आंसर क्या करना है। अगर वो पूछे ना ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन, तो आपने इन पे लिखना होता है हमारे पास, पहला आ गया हमारे पास एबिलिटी,
ठीक है। एबिलिटी जो कि थर्मो रेगुलेशन कर सकती है, इसमें पोइकिलोथर्म आ गया और होम्योथर्म आ गया। ये किस बेस पे क्लासिफिकेशन बनी हुई है कि एबिलिटी को थर्मो रेगुलेट कर भी सकते हैं कि नहीं। दूसरी क्लासिफिकेशन बनी हुई है ऑन द सोर्स ऑफ बॉडी हीट, कि थर्मो रेगुलेशन अगर कर रही है तो उनका बॉडी हीट का सोर्स क्या है, इस हिसाब से भी क्लासिफिकेशन है। एक्टोथर्म आ गया और एंडोथर्म आ गया। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और सोर्स ऑफ बॉडी हीट वाला अलहदा से बनता है। अगर सोर्स वाला पूछा हुआ तो ऊपर वाला ना लिखना, ऊपर वाला पूछा हुआ नीचे वाला ना लिखना, आंसर गलत हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक एक करके देखते हैं चीज़ें हैं क्या। क्लासिफिकेशन कि क्या वो थर्मो रेगुलेट कर सकते हैं कि नहीं, तो उसमें पोइकिलोथर्म आ गए। पोइकिलोथर्म होते हैं ऑर्गेनिज्म विच आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, विद इन नैरो लिमिट, एक रेंज में नहीं रख पाते, उन्हें क्या बोल रहे होते हैं, पोइकिलोथर्म बोल रहे होते हैं। अब ये जो उन्होंने रेंज में रखना होता है ना, एक टर्म है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बॉडी फिजियोलॉजी, कि वो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कर लें, ब्लड प्रेशर ज़्यादा कर लें, हार्ट रेट ज़्यादा कर लें, ब्रीथिंग ज़्यादा करके, सारी मामलात करके, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंज करके अगर ये काम कर सकें तो बात बनती है। अगर ना कर सकें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये पोइकिलोथर्म बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये अनएबल है, कैसे कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल नॉन वर्टिब्रेट्स, ठीक है, फिशेस हो गई, एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, पोइकिलोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब सर्दियों में आपको नहीं मिलते, ये स्नेक वगैरह ये नहीं मिलते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, बाय ठंड इनके लिए मसला है। होम्योथर्म आ गए। होम्योथर्म होते हैं विच आर एबल, ये कर सकते हैं, विच आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर यूजिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से। इनको वार्म ब्लडेड भी बोलते हैं। ह्यूमन इसमें आ गए, मैमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, ये आपको गर्मियों सर्दियों में दिखेंगे, ये आपके पास होम्योथर्म होते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ बॉडी हीट, ठीक है, सोर्स ऑफ हीट क्या उनके पास, पहला आता है उसमें एक्टोथर्म। एक्टोथर्म प्रोड्यूस मेटाबॉलिक, ये मेटाबॉलिज्म से हीट बनाते हैं, लेकिन इसमें एक मसला है कि लो लेवल पे बनाते हैं, बना लेते हैं लेकिन बड़ा इस हीट बनाने का लेवल बड़ा लो है, जो कि एनवायरनमेंट से क्विकली एक्सचेंज, बना ली एनवायरनमेंट से फ़ौरन चेंज हो जाएगा। रिलाई हीट फ्रॉम एनवायरनमेंट, असल में जो सारा डिपेंड कर रहे हैं एनवायरनमेंट वाली हीट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, देयर बॉडी गेट वार्म इन हीट, हीट होगी तो इनकी बॉडी वार्म हो जाएगी। अगर ठंड है तो इनकी क्या हो जाएगी, बॉडी ठंडी हो जाएगी। कोल्ड वेदर में ठंडी हो जाएगी, हॉट वेदर में इनकी बॉडी गर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल है स्नेक है, लिजर्ड है, फिशेस, ये सारे एक्टोथर्म भी हैं। एंडोथर्म वो हो गए हैं प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल पे बनाते हैं। अगली बात कि ये वाली फिर हीट एनवायरनमेंट से एक्सचेंज भी इस तरह नहीं होती इतनी जल्दी से, वो वाली तो फ़ौरन से एक्सचेंज हो जाएगी, ये वाली क्विकली एक्सचेंज नहीं होती। बॉडी स्टे कांस्टेंट इवन वेदर चेंज, बाहर ठंड हो गर्मी हो, इनका नहीं चेंज होगा, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं होता इनसे। ह्यूमन आ गए, बर्ड्स आ गए, मैमल आ गए। यहाँ सिर्फ ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन क्या आया हो। एबिलिटी वाला है तो ये वाली लिखनी है, एबिलिटी वाला है तो पोइकिलोथर्म होम्योथर्म लिखनी है, सोर्स वाले तो एक्टोथर्म एंडोथर्म वाली लिखनी है। अब यहाँ से जो बोर्ड में एक दफ़ा क्वेश्चन आया भी हुआ था, आपने भी प्री बोर्ड सेंड उसमें कई दफ़ा दिया होगा, नहीं दिया तो दोगे, यही क्वेश्चन आ रहा होगा। अब स्ट्रेटजी क्या होता है हमारे पास, इसको मेंटेन कैसे रखा जा रहा होता है। थर्मो रेगुलेटरी, हमारे जो बॉडी का जो थर्मो रेगुलेशन जिसने हीट को रेगुलेट करना है ना, वो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, थर्मोस्टेट का काम कर रहे हैं। अब सारी इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस तक पहुंचाई जाती है। बॉडी टेम्परेचर इसी ने कंट्रोल करना है ना, अपने ब्रेन के फंक्शन में भी पढ़ा होगा, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहे हैं। अब कैसे कर रहा है, इट कैन डिटेक्ट इंटरनल टेम्परेचर। अगर ब्लड में गर्मी आ रही है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ है, ब्लड गर्म हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरनल टेम्परेचर चेंज है। ये इंटरनल टेम्परेचर चेंज भी हाइपोथैलेमस तक जाएगा, उसे मैसेज पहुँचाया जाएगा यार मसला है, गर्म है या ठंड है, ठीक है। इट कैन डिटेक्ट इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द ब्लड दैट पासिस थ्रू इट, हाइपोथैलेमस से गुजरेगा, डिटेक्ट करेगा यार क्या मामला आता है, गर्म है या ठंड है। और एक्सटर्नल टेम्परेचर सिग्नल रिसीव फ्रॉम स्किन, अब गर्मी लग रही है तो स्किन पे लग रही है, स्किन ब्रेन को बता रही है यार गर्मी है, ठंड लग रही है स्किन पे लग रही है, तो स्किन बता रही है ब्रेन को कि यार गर्मी है या ठंड है, ठीक है। तो ये दोनों मैसेज कहाँ पहुँचाए जाते हैं, दोनों मैसेज हाइपोथैलेमस तक पहुँचाए जाते हैं। अच्छा, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज इवन स्लाइटली, थोड़ा सा भी चेंज हो रहा हो तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस ये करता है रिस्पॉन्स देता है, जैसा कि स्वेटिंग शुरू कर देगा या शिवरिंग स्टार्ट कर देगा। ये छोटी सी एक स्ट्रेटजी थी कि ऐसे काम करेगा। अगर डिटेल देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता होता है।
फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू हीट। अब आ जाओ, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि हमारे पास फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है हीट के, या हाइपरथर्मिया उसने टर्म दी हुई थी, बोर्ड में क्वेश्चन आया था, हाइपरथर्मिया उसने लिखा हुआ था। ठीक है, जब बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है, तो उस सिनेरियो पे क्या होगा, उसमें हमारे पास एडाप्टेशंस क्या क्या हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है। जब बाहर गर्मी हो रही है, बॉडी टेम्परेचर 37 से रेज हो रहा है, ठीक है, 38 सेल्सियस हो रहा है, ठीक, उस टाइम क्या हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर की बात हो रही है। वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन, वेजो कहते हैं ब्लड वेजल्स को, ठीक है। वेजोडाइलेशन इज अ वे ऑफ हीट, मैकेनिज्म है कि उस हीट को निकाला जाए। मोर ब्लड सप्लाइड, अब ये स्किन को ज़रा आप देखो ना, स्किन की जो अपर पोर्शन है ये डर्मिस है, यहाँ पे सारी ब्लड कैपिलरीज आपको दिख रही होंगी। अच्छा, और ये हमारे पास एपिडर्मिस आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये कहता है कि हमारे पास स्किन के डर्मिस से ना ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। जब यहाँ से ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, इन कैपिलरी से ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, उसमें हीट है, तो हीट हमारे पास क्या कर जाएगी, रेडिएट कर जाएगी। मोर ब्लड सप्लाई टू द कैपिलरीज इन द स्किन, तो यहाँ से हमारे पास ब्लड क्या हो रहा है, गर्मियों में स्किन के करीब से ब्लड ज़्यादा गुजर रहा है। अच्छा, लेस ब्लड पासिस थ्रू शंट वेजल, आपको शंट वेजल दिख रही होगी, ये यहाँ से ब्लड की सप्लाई क्या होती है, लेस हो जाती है, सारा ब्लड फ्लो हमारे पास ऊपर कैपिलरीज से गुजरना शुरू हो जाता है। यहाँ उसने लिखा भी हुआ कंट्रोल बाय द मसल ऑफ आर्टेरियोल विच आर रिलैक्स। अब ये जो सारा फ्लो है, यहाँ पे हमारे पास मसल्स होते हैं जो कि रिलैक्स होंगे तो ब्लड ऊपर जाएगा, तो ब्लड हमारे पास ऊपर चले जाएगा। ये सारी कंट्रोल कौन कर रहा है, ये मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। कॉज डायलेशन ऑफ आर्टेरियोल नियर स्किन, ये वेजो डायलेशन होगी, ये जो ब्लड वेजल्स हैं यहाँ पे डायलेट कर गई है नियर स्किन, तो इसीलिए इसको वेजो डायलेशन बोल रहे हैं। तो हीट हमारे पास रेडिएशन के थ्रू यहाँ से रेडिएट कर जाती है, लॉस हो जाती है। अब देखो, बॉडी टेम्परेचर पीछे बताया 38 सेल्सियस होगा, उस टाइम स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है, या एनवायरनमेंट टेम्परेचर 40 सेल्सियस हो गया, स्ट्रेटजी उस टाइम ये एक्टिवेट होती है। दूसरा क्या होता है, स्वेटिंग हो जाती है। स्वेटिंग क्या होता है, ड्यूरिंग हाइपरथर्मिया, जब बॉडी टेम्परेचर हमारे पास रेज हो रहा है, बाहर गर्मी आई है, उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर में ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम मैसेज क्या होता है, हमारे पास हाइपोथैलेमस स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज देते हैं, मैसेज देगा कि स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्वेट, पसीना बनाना स्टार्ट कर दो। आपको ये दिख रहा होगा, वैसे तो एक AI जनरेटेड इमेज है, ठीक है। बहरहाल देखो, अब बाहर गर्मी है, अब इस गर्मी की वजह से इस खातून को, स्टूडेंट को क्या आ रहा है कि पसीना आ रहा है। अब इसके हाइपोथैलेमस ने स्किन को मैसेज दिया था, स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज दिया था कि पसीना बनाओ, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्ट्रेटजी क्या होती है कि स्वेटिंग होती है, एवापोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम स्किन। अब जब पसीना आ जाएगा स्किन पे, स्किन से फिर ये आपके पास क्या कर जाएगा, एवापोरेट कर जाएगा। तो एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, जब पसीना एवापोरेट करेगा तो हमारे पास कूलिंग इफेक्ट आएगा, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बॉडी एंड कॉज कूलिंग इफेक्ट। जब पसीना उड़ेगा तो हीट बॉडी से ले जाएगा। डिपेंड अपॉन ह्यूमिडिटी, यहाँ से MCQs बन सकते हैं। अब ह्यूमिडिटी के एनवायरनमेंट में नमी कितनी ज़्यादा है, अगर एनवायरनमेंट में नमी ज़्यादा है फिर मसला है, फिर ये एवापोरेट भी नहीं करेगा, फिर ये तंग करेगा। इन ड्राई एयर टॉलरेंस लेवल ह्यूमन का है ना 65 सेल्सियस है, 65 सेल्सियस बाहर चेंज हो चुका है और बाहर नमी नहीं है, तो पसीना बनता रहेगा, उड़ता रहेगा, तो सेवरल और 65 सेल्सियस इंसान बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर ह्यूमिड है, बाहर भी नमी ज़्यादा है, तो उस टाइम क्या होगा, ये पसीना एवापोरेट नहीं करेगा। देखो, सावन के महीने में जब हफ्स हो जाती है, एक्सटर्नल टेम्परेचर इतना नहीं है लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है, वजह क्या है कि आपकी बॉडी वाली भी नहीं निकल रही, पसीना उड़ ही नहीं पा रहा, ठीक है। सावन के महीने में फिर ये होता है, तो उस टाइम जो टॉलरेंस लेवल है हमारे पास, ये बुक में भी दिया हुआ है आपके पास, ये MCQ है, 56 सेल्सियस हो जाता है। ह्यूमिड एयर में कम है, ड्राई एयर में आप ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या है, फिजियोलॉजिकल से हट के बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या है, गर्मियाँ लगती हैं, बंदा क्या करता है, पंखा चला लेता है, शेडी प्लेसेस पे चला जाता है, ये बिहेवियर रिस्पॉन्स होता है हमारे पास, पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारे पास आ गया फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू कोल्ड, जब टेम्परेचर कम होगा, बॉडी टेम्परेचर 37 से कम हो के 35 पे आ गया, या एक्सटर्नल टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना हो गया 20, तो उससे हमारे पास फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या आएंगे, उसको हाइपोथर्मिया भी बोल रही होती हैं। 5 फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, 4 आपकी बुक में लिखे हुए हैं, एक और भी ऐड किया हुआ है इस पर। हमारे पास आते हैं जी शिवरिंग, ब्राउन फैट सेल्स, वैजो कंस्ट्रिक्शन और पाइलो इरेक्शन। 1 2 3 4 इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ये 5th हमारे पास सारा आ गया। ये सारे रिस्पॉन्सेज होती हैं तब जब ठंड हो रही है,
बॉडी टेम्परेचर रेस करना है किसी तरीके से 37 पे लेके जाना है। अब शिवरिंग में क्या होता है, शिवरिंग में ये होता है कि आपको जब ठंड लगती है व्हेन वी शिवर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, हमारे पास मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं रैपिडली, और उनके कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने से क्या होता है एटीपी प्रोडक्शन होती है, क्योंकि मसल रिलैक्स करने के लिए एटीपी बनाने पड़ेंगे। जब एटीपी बनेगा तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट में आपके पास हीट बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो बॉडी टेम्परेचर, हार्ट लिख दिया, बॉडी टेम्परेचर दोबारा से उठना शुरू हो जाएगा। अच्छा, प्रोड्यूस हीट एज बाय प्रोडक्ट शिवरिंग ऑफ मसल, ये जो शिवरिंग मसल्स होते हैं यहाँ पे ये भी एमसीक्यू वाली बात है, 4 to 5 टाइम मोर आपके पास हीट बना रहे हैं देन रेस्टिंग मसल। रेस्टिंग मसल में जो एटीपी बन रहा है उसमें जो हीट बन रही है उसकी निस्बत जो शिवर कर रहे हैं 4 to 5 टाइम ज़्यादा वहाँ पे हीट बन रही होती है। इसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी बोलते हैं, थर्म कहते हैं हीट को, जेनेसिस कहते हैं जनरेट होना, ठीक है। शिवरिंग से हीट जनरेट हो रही है तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी बोलते हैं। अब आ जाओ हमारे पास ब्राउन फैट सेल्स। ब्राउन फैट सेल्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ फैट सेल्स मेनली इन्वॉल्व हीट प्रोडक्शन। ये हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं ब्राउन फैट सेल्स, ये हमारे पास नेक पे और अपर बैक एरिया पे पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, थर्मोजेनेसिस करते हैं रेदर देन एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज नहीं करते, थर्मोजेनेसिस करते हैं। कैसे कि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। इन सेल्स में क्या होते हैं, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। अगली बात, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस हीट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। जो यहाँ से हीट बननी है शिवरिंग से नहीं बननी है, हाइपोथैलेमस से भी मैसेज देगा कि हीट बना के। तो अब ये कैसे बनाते हैं कि इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड अनकपलिंग प्रोटीन UCP1 प्रोटीन होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। अब UCP1 देखो माइटोकॉन्ड्रिया में, आपको याद है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। जब H हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे जाते हैं, ATP सिंथेज क्या करते हैं, उन्हें वापस मैट्रिक्स में भेजते हैं। ये तो कपल रिएक्शन है ना, वहाँ पे ATP बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ब्राउन फैट सेल में इसको बाईपास कर लिया जाता है। इसको बाईपास करके UCP प्रोटीन क्या करती है, H अंदर भेज देती है। H अंदर भेजेगी तो वहाँ पे वो हीट बनेगी, हीट बनेगी लेकिन ATP नहीं बनेगा। बात ऊपर लिखी है ना हमारे पास कि रेदर देन एनर्जी स्टोरेज या एनर्जी प्रोडक्शन, ये हीट बना रहा है। कैसे, UCP प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है कि वो ATP सिंथेज को बाईपास कर आती है, कपल रिएक्शन को अनकपल कर देती है। यहाँ पे हमारे पास फिर हीट बनेगी, बॉडी टेम्परेचर उठना शुरू हो जाएगा। वैजो कंस्ट्रिक्शन, वैजो ये पीछे बताया कि ब्लड वेजल्स आ गए, ब्लड वेजल्स की कंस्ट्रिक्शन वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। ये जो हमारे पास स्किन के करीब है, ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। मैं सारा वो ले आता हूँ माल, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। वैजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा कि हीट लॉस डिक्रीज हो जाएगा। ठंड है वैसे ही बार हमने हीट निकालनी नहीं है, तो ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करके हीट बचानी है। लेस ब्लड सप्लाई टू द कैपिलरीज, यहाँ पे ब्लड कम भेजना है, इधर अब ब्लड सप्लाई कम करनी है। शंट वेजल में यहाँ से ज़्यादा गुजरना है। अगर ब्लड ऊपर से गुजरा तो हीट रेडिएट होने के चांसेस हैं, ठीक है, उसे हमें बचाना है। तो हम शंट वेजल से ब्लड भेज देते हैं, किधर से जाओ, उधर से ना जाओ, मुझे थोड़ी बहुत हीट बनी हुई वैसे ही प्रिजर्व कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं। मोर ब्लड पासिस टू द शंट, ये शंट वेजल वाली बात लाजमी लिखना, ये नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कटेगा। कंट्रोल बाय द मसल, वही पिछली वाली बात की, यहाँ पे मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड फ्लो ऊपर से कम हो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। सो लेस हीट लॉस फ्रॉम द स्किन। अब पाइलो इरेक्शन आ जाओ। पाइलो इरेक्शन में क्या होता है, देखो आप ये देख रहे हो, अब सर्दियों में भी इवन बंदा नहा के निकलता है तो जिस्म के जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेज हो जाते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि ये हीट एयर ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप होती है, एयर इंसुलेटर है। एयर क्या करेगी, अब ठंड को अंदर नहीं आने देगी, ठंड को अंदर नहीं आने देगी और हीट को बाहर नहीं जाने देगी। तो सर्दियों में जब बंदा नहा के निकलता है जिस्म के बाल इसीलिए खड़े होते हैं, पाइलो इरेक्शन बोलते हैं, इरेक्शन ऑफ एयर बोलते हैं। मेक फॉर थिकर ट्रैप एयर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा इंसुलेशन, कि एयर को ट्रैप करेगी, एक्स्ट्रा इंसुलेशन होगी। कंट्रोल बाय इरेक्टर पिलाई मसल, इरेक्टर पिलाई मसल आप ये देख रहे हो, ये आपके पास एक हेयर फॉलिकल है और ये उससे हेयर निकल रहा है, उसके साथ ये इरेक्टर पिलाई मसल लगे हुए। ये जब रिलैक्स हैं तो हमारे पास इरेक्शन भी नहीं है। पाइलो इरेक्शन तब होगी जब हमारे पास इरेक्टर पिलाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट मसल दिख रहा है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आगे बस पाइलो इरेक्शन हो जाएगी। इसको घूस बम्प्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया ना बच्चे।
बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या है, ठंड में बंदा गर्म कपड़े पहनता है, शेल्टर में चला जाता है, इतना ठंड में फिरना। वैसे ही अगर हम इस प्रोसेस को समराइज़ करेंगे, देखो जब आपके पास इम्बैलेंस होता है, बॉडी टेम्परेचर रेज होता है, मैसेज पहुंचाया जाता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस हमारे पास वैसोडाइलेशन करता है, पहली बात। दूसरी बात स्वेटिंग करवाता है। तीसरी बात बिहेवियर रिस्पॉन्स की, वो बंदा शेड वगैरह में चला जाता है। और इन सारी स्ट्रेटजीज़ की वजह से बॉडी टेम्परेचर लो होकर नॉर्मल पे आ जाते हैं। अब जब नॉर्मल से कम होने लग जाए, ये कम भी डिटेक्ट होगा, ये कम वाला मैसेज भी हाइपोथैलेमस को पहुंचाया जाता है। ये कम वाला मैसेज हाइपोथैलेमस तक पहुंचाया जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन कर देगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन कर देगा। फिर मसल्स को कहेगा कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस करो, शिवर करो, हीट बनाओ। ब्राउन फैट सेल्स को क्या बोलेगा कि हमारे पास नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से हीट बनाओ। और फिर बिहेवियर एक्शन क्या है कि आप शेल्टर की तरफ जा रहे हो, वार्म क्लॉथ्स पहन रहे हो। ये पूरा स्टेप समराइज हुआ है इसमें। अब इसके बाद हमारे पास बुक में तो उसने दिया है नेगेटिव फीडबैक और फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म चैप्टर नंबर 6 वाला पूरा लेक्चर उस पर अपलोड किया हुआ है। मैं उसका लिंक नीचे लगा दूंगा। नेगेटिव पॉजिटिव आपने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, वो लगा लूँगा। डायरेक्ट अब ऑस्मो रेगुलेशन पे चलते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन समझने से पहले ऑस्मोसिस समझनी पड़ेगी। ऑस्मोसिस क्या होता है, हमारे पास वाटर मूव करता है हमेशा। वाटर मूव फ्रॉम हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। कि पानी हमेशा ज़्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखो हमारे पास ये एक सेल है, इसमें भी पानी पड़ा हुआ है, और हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे भी वाटर पड़ा हुआ है, इंटरनल इन्वायरमेंट पे भी क्या पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है। बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब क्या होगा कि हमारे पास क्योंकि अंदर सोल्यूट ज़्यादा है तो बाहर वाला पानी भी अंदर आ जाएगा। या आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि पानी जब अंदर आता है तो उस सेल को बस्ट कर देता है, एनिमल सेल। अब यहाँ पे ना हमारे पास एक मिनट, आपको याद हो, ऑस्मोसिस समझ लगी कि पानी ने हमेशा ज़्यादा सोल्यूट की तरफ जाना है। अब उस हिसाब से हमारे पास 3 किस्म के इन्वायरमेंट बनते हैं। एक होता है हमारे पास कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट है, एक डाइल्यूट है, ठीक है, एक डाइल्यूट इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, डाइल्यूट इन्वायरमेंट। डाइल्यूट इन्वायरमेंट को हाइपोटोनिक भी बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको बहुत घुमाएगा, कभी वो हाइपोटोनिक सेल को बोलेगा, कभी वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट आपको घुमाएगा वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले हाइपोटोनिक लफ्ज़ समझ लो। हाइपोटोनिक को हम डाइल्यूट भी बोलते हैं। डाइल्यूट, अब देखो यहाँ बच्चा मिक्स कर देता है, मैंने यहाँ निशानी लगवाई होती है बच्चों को, यार डाइल्यूट देखो जिसके स्पेलिंग कम है, जिसने पीबीए वाली वीडियो देखी है, जिसके स्पेलिंग कम है तो मतलब उसमें सोल्यूट कम है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ये कि डाइल्यूट है। एक चीज़ होती है कंसनट्रेटेड, ठीक है, कंसनट्रेटेड को क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास होती है हाइपरटोनिक। अब देखो इसकी स्पेलिंग ज़्यादा है, मतलब इसमें सोल्यूट ज़्यादा है। अब सोल्यूट ज़्यादा है कहाँ कहाँ बात हो रही है, अगर मैं बात कर रहा हूँ ना एनवायरनमेंट की, ठीक है, एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ तो मतलब सेल के अंदर सोल्यूट ज़्यादा है, एनवायरनमेंट में कम। अगर मैं बात कर रहा हूँ ना हाइपोटोनिक सेल है तो मतलब सेल के अंदर सोल्यूट कम है, बाहर ज़्यादा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं हाइपोटोनिक बोल कैसे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये इसने पहली वाली डायग्राम मेरे ख्याल से गलत लगाई हुई है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाँ सही है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब सोल्यूट बाहर काम है, सेल में ज़्यादा है, तो सेल हमारे पास हाइपरटोनिक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत घुमाएगा ये। सेल हाइपरटोनिक है तो पानी हमेशा ज़्यादा सोल्यूट की तरफ जाता है, तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जब भी होगा तो पानी हमेशा सेल की तरफ जाएगा। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, हाइपर मीन कंसनट्रेटेड, ये नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है, कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट है तो पानी क्या होगा, पानी सारा बाहर निकलेगा, ठीक है, सेल श्रिंक कर जाता है। आपको ये चीज़ 9th में पढ़ी हुई है। एक होता है आइसोटोनिक, इसमें दोनों बराबर होते हैं। अब
ये मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत हो गया। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या आता है कि ऑस्मोसिस आपने बर्दाश्त रखनी है, सॉरी बराबर रखनी है। वाटर एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन को आपने क्या रखना है, मेंटेन रखना है। ये आपकी क्या कहलाती है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। अब इस हिसाब से हमारे पास यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है। ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो कन्फर्मर। ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से हमारे पास दो ही मेजर क्लासिफिकेशन और एनिमल्स की, ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, एक ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। अब ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या चीज़ है, ऑस्मोसिस ज़हन में रखना। Those animals that change concentration of body fluid according to that of surrounding. Difference between osmoregulator और osmoconformer आता होता है, शॉर्ट बोर्ड में आया हुआ था। Those animals that change concentration of body fluid according to the surrounding medium. ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी की फ्लूइड की कंसंट्रेशन ही चेंज कर देते हैं। इनको रेगुलेशन की नहीं जरूरत है, इनको ऑस्मोसिस रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होती। ये अपनी बॉडी कंसंट्रेशन ही क्या कर लेती हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से कर लेते हैं। मतलब इन्हें नहीं बार बार पानी नहीं पीना पड़ता, सोल्यूट ऐसे नहीं करना पड़ता। और ये रहते हैं आइसोटोनिक में रहते हैं। इनका एक्सटर्नल इंटरनल दोनों क्या होता है, एक्सटर्नल के बराबर आ जाते हैं। इसमें हमारे पास आगे ऑल मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, सम फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट्स, सम मैरीन वर्टिब्रेट्स। मरीन इनवर्टिब्रेट्स तो सारे ही हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, जैसे जेली फिशेज वगैरह होगी सारे। फिर हमारे पास कुछ मैरीन वर्टिब्रेट्स, कुछ जैसे हैग फिशेज होगी, मैगजाइन। अब एमसीक्यूज यहाँ से बनाता होते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑस्मो कन्फर्मर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑस्मो रेगुलेटर, ठीक है। या वो पूछेगा कि हैग फिश क्या होती है, ऐसे करके उसने इनको दिया होता है। मैगजाइन, इलास्मो ब्रांचेस, ये हमारे पास वो पूछ रहा होता है ऑस्मो कन्फर्मर है कि ऑस्मो रेगुलेटर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हैग फिश आ गया। इसका तो पता ही होगा, ये शार्क आ गई, और ये हमारे पास रे आ गई। ये जो तीन फिशेज हैं ये सारी क्या होती हैं, हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल के हिसाब से क्या कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं। जैसा बाहर है वैसे ही अंदर वाला कर लेंगी। ऑस्मो रेगुलेटर क्या होते हैं, दैट मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम आसपास कंसंट्रेशन कैसी है, ये इनको फिर मेंटेन करना पड़ता है, इनको चीज़ें रेगुलेट करनी पड़ती हैं। इनको क्या बोलते हैं, हम ऑस्मो रेगुलेटर बोल रहे होते हैं। अब ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज एनिमल आर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक होंगे इन्वायरमेंट में, या इनके अंदर सोल्यूट ज़्यादा होगा, या इनके बाहर सोल्यूट ज़्यादा होगा, या इनके अंदर सोल्यूट कम होगा। तो ये ऐसे करके इनकी कहानी है, ठीक है। फ्रेश वाटर एनिमल हो गए या मैरीन वर्टिब्रेट्स आ गया। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड बाय ऑस्मोलाइट्स। ऑस्मोलाइट्स, अभी सारी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन्हें मेंटेन कैसे करनी है कि पानी आए या पानी निकले, ना सेल इनका श्रिंक करे ना सेल इनका बर्स्ट करे। ऑस्मोलाइट्स की मदद से इन्होंने क्या की हुई होती हैं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रखी है। अब ऑस्मोलाइट क्या है हमारे पास, ऑस्मोलाइट है सोल्यूट होते हैं इनकी बॉडी में। इसमें यूरिया है, TMA और ट्राईमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, सोडियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए। अब अपने बॉडी में ये क्या कर रहे होते हैं, इन आयंस को, इन सोल्यूट को रख रहे होते हैं। इन सोल्यूट्स को क्या बोलते हैं, ऑस्मोलाइट्स बोलते हैं। इनकी वजह से इनका सेल श्रिंक नहीं करता, ना सेल ब्रस्ट करते हैं, तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रखते हैं इसकी वजह से, ठीक है। प्रिवेंट सेल फ्रॉम श्रिंकिंग और बर्स्ट। अब फ्रेश वाटर पे आ जाओ, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता होता है। शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम फेस बाय फ्रेश वाटर एनिमल एंड देयर अडॉप्टेशन। पहले इनकी बतानी है मसला क्या है इनको, फिर बताना है कि बच कैसे जाते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास, प्रॉब्लम फेस बाय देम, मसला क्या है कि दे लिव इन हाइपोटोनिक, इन फ्रेश वाटर की बात हो रही है, ठीक है, फ्रेश वाटर की बात हो रही है। वो ये कह रहा है कि ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहती हैं। ये जो मछलियाँ वगैरह हैं, जो कोई भी एनिमल्स हैं, ये किस में रहती हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। मतलब सोल्यूट बाहर कम है, सोल्यूट अंदर ज़्यादा है, ठीक है। एनिमल आर हाइपरटोनिक। अब अगली बात, इसने बुक में दोनों लिखी हुई है, जो एनिमल है ये हाइपरटोनिक है क्योंकि एनिमल के अंदर सोल्यूट ज़्यादा है इन्वायरमेंट की निस्बत। तो क्या होगा कि हमारे पास वाटर इंटर इनसाइड द बॉडी, पानी इनकी बॉडी में आ जाएगा, सेल में आना शुरू होगा, सेल के हमारे पास बर्स्ट होने के चांसेस। मसला आ रहा है, चलो पानी अंदर आ रहा है, अंदर के सोल्यूट को अपने साथ मिक्स कर रहा है, ये भी मसला आ रहे हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, इनकी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ साल्ट होने लग जाती है। ये सारे मसले हैं इनके। सो दे लॉस एक्सेस वाटर मेंटेन हाई साल्ट। तो इनको क्या करना पड़ता है, पानी ज़्यादा निकालना पड़ता है ताकि साल्ट कंसनट्रेशन को मेंटेन रख सकें। अब इनकी अडाप्टेशन क्या है,
एडाप्टेशन देखो कि हमारे पास प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट अभी बताया था ना जिसका स्पेलिंग काम है मतलब सोल्यूट काम है। तो जब ये यूरिन निकालने लगे होते हैं, पानी आया, पानी ने सॉल्यूट मिक्स कर लिया था, पानी जब बॉडी से यूरिन की फॉर्म में निकलने लगेगा, एंड टाइम पे क्या करते हैं, एंड टाइम पे किडनी इनकी क्या करती है, सोल्यूट रीअब्सॉर्ब कर लेती है। तो जो यूरिन निकलेगा वो यूरिन सारा पानी ही होगा, थोड़ा सा सोल्यूट होगा उसमें। किडनी क्या कर लेती है, किडनी गेम डाल जाती है, रीअब्सॉर्ब कर जाती है साल्ट को, ठीक है। साल्ट इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय द फूड दे ईट, जो कोई भी खाना वगैरह ये खा रहे हैं, ठीक है, जो कोई भी खाना वगैरह खा रहे हैं, गेन ऑफ वाटर, जो कोई भी फूड खा रहे हैं उस वाला साल्ट भी अपनी बॉडी में रखेंगे। तीसरी बात है आयनोसाइड्स वाली, इनकी बॉडी में जो गिल्स होते हैं, यहाँ तो स्केल्स लगे होते हैं, वहाँ से तो पानी आना जाना मुश्किल है। इनकी जो गिल्स एपिथेलियम होते हैं, यहाँ पे जो गलफड़े लगे होते हैं इनके, गिल्स एपिथेलियम में स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें आयनोसाइट्स बोलते हैं। आयनोसाइट्स क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनकी बॉडी में ऑलरेडी सोल्यूट ज़्यादा है, आयनोसाइट्स क्या करते हैं, वो बाहर वाला सोल्यूट भी अंदर भेज देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन, ये आयनोसाइट्स, ठीक है, स्पेशल साल्ट अब्जॉर्बिंग सेल्स होते हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं, और ये पाए जाते हैं गिल्स एपिथेलियम ऑफ फिशेस, फिशेस के गिल्स एपिथेलियम में होंगे, और एम्फीबियन की स्किन पे होंगे, स्किन पे होंगे। मैरीन की बात की जाए यार, ये एनिमेशन देख सकते, मैरीन की बात की जाए ना, मैरीन को मसला क्या क्या आता है कि ये हमारे पास हाइपोटोनिक में रह रहे हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अब समुद्री पानी आपको भी पता होगा कि वो कितना खारा पानी होता है, कितना उसमें सोल्यूट होता है। वही कह रहे हैं कि यहाँ कोई अगर मछली रह रही है ना, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसका इन्वायरमेंट है हाइपरटोनिक या कंसनट्रेटेड है, मतलब उसके अंदर सोल्यूट कम है, बाहर ज़्यादा है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। एनिमल खुद क्या होते हैं, एनिमल खुद हाइपोटोनिक होते हैं। प्रॉब्लम, दे हैव प्रॉब्लम टू लॉस वाटर, इनका मसला क्या है कि पानी इनकी बॉडी वाला बाहर निकलेगा, तो उस मसले को फिल करने के लिए ये पानी पीते हैं। जब पानी पीते हैं, साल्टी वाटर है, फिर साल्ट आए तो अगले मसले में फंस जाते हैं, ठीक है। पानी पिएंगे तो इनकी बॉडी में साल्ट आ जाएगा, तो अब इसकी अडेप्टेशन क्या होंगी, निकालना कैसे है साल्ट, दे प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, कंसनट्रेटेड यूरिन निकलेंगे भाई, यहाँ से इनकी बॉडी से जो यूरिन निकलेगा उसमें साल्ट बहुत ज़्यादा होगा। पहली बात, यहाँ पे एमसीक्यूज बनाता होता है, एमडी कैट में भी बनते होते हैं, एनिमल में भी बनते होते हैं, कि आपकी जो मोनोवैलेंट साल्ट हैं, सिंगल वैलेंसी वाले साल्ट Na+, K+ और Cl वाले माइनस के हिसाब से जो बने हुए हैं, सिंगल वैलेंसी वाले साल्ट हैं जो फिशेज निकालती हैं अपने गिल्स के थ्रू, यहाँ से निकालती हैं, गिल्स एपिथेलियम से। डाईवैलेंट साल्ट कोई अगर साल्ट बना हुआ है ना, Mg2+ से या Ca2+ से कोई साल्ट बना है तो वो निकालेगा किडनी से। एक 3 मास की अडाप्टेशन आती होती है, पहला आ गया आपके पास ये, दूसरा आ गया डाईवेलेंट वाली बात, तीसरी बात बतानी होती है कि रेक्टम में उनके पास होते हैं स्पेशल रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं। रेक्टम देखो, जब अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा, रेक्टम जहाँ पे कुछ देर के लिए स्टोर होना है फिर निकलना है, तो उस रेक्टम के ऊपर रेक्टल ग्लैंड लगे हुए हैं। एंड टाइम पे जब फूड निकलने लगेगा तो ग्लैंड कहते हैं यार ये साल्ट भी लेगा, तो वो साल्ट निकाल देते हैं बॉडी से, ठीक है। तो एक्सक्रीशन हो रही है हमारे पास गिल्स के थ्रू भी हो रही है, एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट किडनी के थ्रू भी हो रही है, ये यहाँ से डाईवेलेंट निकल रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये बातें याद रखना, डाईवेलेंट कहाँ से निकल रहे हैं, मोनोवेलेंट कहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे पास कंसनट्रेटेड यूरिन बन रहा है इनमें। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म पे आ जाओ, टेरेस्ट्रियल का एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये एवापोरेशन सबसे बड़ा मसला है कि इनको एवापोरेशन हो जाती है, आसपास पानी है ही कोई नहीं, तो जो पिया हुआ है वो भी एवापोरेट करेगा तो फिर बड़ा मसला आएगा। एडाप्टेशंस क्या है हमारे पास, काइटिन की बनी हुई स्किन एक्सोस्केलेटन में जो इनके पाई जाती है, आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स वगैरह की बात की जा रही है। इंसेक्ट्स की जो स्किन होती है एक्सोस्केलेटन है, वो काइटिन की बनी हुई है, तो वो क्या करती है, एवापोरेशन नहीं होने देती, वाटर लॉस कम कर देती है। या ह्यूमन की बात करो, मैमल की बात करो, हमारी जो ऊपर जो डर्मिस है उसके ऊपर डेड सेल्स हैं, ठीक है, डेड स्किन सेल्स हैं जो कि कैराटिन और कैराटिन ने फिर जोड़ के रखे हैं, बढ़िया टाइटली बाउंड करके रखे हैं, तो वो भी पानी का लॉस बचा लेती हैं। मेन बात आती है एनहाइड्रोबायोसिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता होता है कि एनहाइड्रोबायोसिस क्या है। एनहाइड्रोबायोसिस क्या है कि डेजर्ट एनिमल है स्पेशल मेटाबॉलिक एंड बिहेवियर एडाप्टेशन टू टॉलरेट स्ट्रॉन्ग डिहाइड,
जो डेजर्ट एनिमल होते हैं वो एनहाइड्रोबायोसिस करते हैं, बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें मेटाबॉलिक और बिहेवियर, अब ये मेटाबॉलिक बिहेवियरल क्या है? मेटाबॉलिक क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये क्या करते हैं, वाटर बना लेते हैं। जैसे आपको पता है ना C6H12O6, एक तो सीड वगैरह खाते हैं, जब इसकी मेटाबॉलिज्म होगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये क्या करते हैं, इस वाटर को यूज़ कर लेते हैं, पीते शीते नहीं है पानी। 99% ऑफ बॉडी का जो वाटर है ऐसे पूरा करते हैं मेटाबॉलिज्म से। बिहेवियरल क्या है? बिहेवियरल ये जो बात की है कि निकलेंगे ही रात को, दिन को पता है सूरज है, गर्मी है, सहरा है, पानी ऑपरेट कर देगा, तो ये आपको पता है सहराई कीड़े मकोड़े सारे रात को निकल रहे होते हैं, ठीक है। जानवर वगैरह क्यों निकल रहे हैं? इसीलिए निकल रहे हैं कि सूरज नहीं है, ठंड हो गया, ऑपरेशन नहीं होगी, तो इनके बिहेवियरल अडाप्टेशन निशाने हैं, निकलते ही रात को हैं। जैसे कैंगरू रैट की बात की जाए, कैंगरू रैट 9 to 10 ईयर सर्वाइव कर जाता है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, या सारी इसकी ज़िंदगी भी इतनी है, टोटल 9 से 10 साल है। तो ये क्या करता है जी, 10 साल पानी पिए बगैर जिंदा रह जाते हैं। और वो पानी कैसे बनाता है? बिहेवियर में मेटाबॉलिक एडाप्टेशन है उसकी, कैंगरू रैट आ गई। तो ये हमारे पास चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है। ये आगे 2 मोनम्स के MCQs हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन रेफर्स टू, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। अ पर्सन इन हॉट अनएबल टू मेंटेन, हॉट वेदर है लेकिन अनएबल है कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखे, कौन सा फिजियोलॉजिकल जो है प्रोसेस नहीं हो पा रहा, तो इसका भी आंसर आप लोग जो है मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक हो गया बच्चे, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।